तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। याद रखिएगा, लगभग सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। हो सकता है कुछ आपके पॉइंट नए मिले जो आपके लिए नया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है। आपके सामने दिए हुए हैं कुछ चक्र। आपको बताना इनमें से कौन सा चक्र है जो जीवमंडल में सबसे धीमी गति से चलता है। पहला कह रहा है सादी चक्र, दूसरा कह रहा है जल चक्र, तीसरा कह रहा है फास्फोरस चक्र और चौथा कह रहा है कार्बन चक्र। इसमें से कौन है जो बहुत स्लो गति से चलता है? आपको उसका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? याद रखेंगे, आपका जो अवसादी चक्र है यही सबसे मंद गति से संपादित होने वाला चक्र है, अवसादी चक्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ओजोन गैस सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? ओजोन गैस का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? ये तो मेरे सभी बच्चों को पता है, क्योंकि इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। आप सभी को पता है कि ओजोन मंडल किस में है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। हालांकि मैंने आपको बताया था ओजोन दो भागों में पाया जाता है। एक तो आपका पाया जाता है समताप मंडल में, यहाँ पे 90% ओजोन होता है, और आपके क्षोभ मंडल में भी 10% ओजोन पाया जाता है। ये 90% ओजोन जो समताप मंडल में है ये जीवनदायिनी है, और ये जो 10% आपका ओजोन है जो क्षोभ मंडल में है ये हमारे लिए इस समस्या का कारण बनता है। तो आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ा है। अगला देखिए, भूपृष्ठ में सबसे प्रचुर या सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला कह रहा है सल्फर, दूसरा कह रहा है सिलिकॉन, तीसरा कह रहा है कार्बन और चौथा कह रहा है ऑक्सीजन। बताएंगे भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है और आपको जवाब देना है। ये आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो भी कई बार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? भूपृष्ठ में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या देखने को मिलेगा? आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 46% ऑक्सीजन ही पाया जाता है भूपृष्ठ में। और दूसरे नंबर पे आपका क्या पाया जाता है? बता दें? नहीं बताएंगे, नहीं तो आगे के क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, भूपृष्ठ की बात कर रहा है। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर होता है, क्रस्ट, इसी को कहते हैं भूपृष्ठ। इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होगी वो ऑक्सीजन का होगा। याद रखिएगा, भूपृष्ठ पूछेगा तो उत्तर कुछ और हो जाएगा, और पृथ्वी पूछेगा ओवरऑल तब कुछ और हो जाएगा। और वो क्या है, आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अगला देखिए, कह रहा है पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? लीजिए आ गया क्वेश्चन। अभी मैं बता देती तो आप लोगों को बहुत आसानी से उत्तर मिल जाता। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? कौन सा हो जाएगा बच्चा लोग? सिलिकॉन है, कार्बन है, सोडियम है या एल्यूमिनियम है? याद रखेंगे, जब सबसे ज़्यादा पूछता है और सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन नहीं होता तो सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगर वो भी ऑप्शन में नहीं होता तो थर्ड नंबर का सबसे जो ज़्यादा होता है उसको हम टिक कर देते हैं। तो यहाँ सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा पूछा है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम और एल्यूमिनियम में से क्या हो जाएगा? तो आपका सिलिकॉन है। लगभग 26% सिलिकॉन पाया जाता है पृथ्वी के भूपृष्ठ में। दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मूल तत्व है, आयोग के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन 46% और आपका सिलिकॉन लगभग 26% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोगों को मैं पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। कह रहा है जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? जीवमंडल मैंने आपको बताया था कि आपका जो जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है और जो आपका होता है स्थल मंडल, इन तीनों के पतले लेयर को लेकर के बनाया जाता है जीवमंडल, जिसमें जीवों का निवास होता है। और कितनी मतलब इसकी मोटाई कितने किलोमीटर की होगी? पहला कह रहा है 5 से 10, दूसरा 10 से 15, तीसरा 15 से 20 और चौथा कह रहा है आपका 20 से 30। तो पहले ही सॉल्व किया है आप लोगों ने, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका 20 से 30 किलोमीटर की मोटाई को लेते हैं जीवमंडल में, तीनों मंडलों का 20 से 30 किलोमीटर। ये आपके लिए नया होगा, ये आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है ये आपके लिए नया है। लास्ट सिटी है, लास्ट सिटी क्या है? लास्ट सिटी किसे कहते हैं? कह रहा पारिस्थितिकी दृष्टि विनिष्ट विश्व का पहला शहर। पारिस्थितिकी दृष्टि से विनष्ट
पृथ्वी का पहला शहर। दूसरा कह रहा है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर। तीसरा कह रहा है अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। और चौथा कह रहा है वायुमंडल का वह सीमा जहां पर जीव अस्तित्व है। आपको बताना है कौन सा है जो सही है। लास्ट सिटी बताएंगे बच्चा लोग, आपके लिए एकदम नया है और इसको आप लोगों को याद रखना है। आयोग ने इसको भी पूछा है, ऐसी चीज़ें भी खोज में निकलती रहती हैं और उसको भी क्वेश्चन रूप में आयोग जो है शामिल करता रहता है। तो आपका जो सही है ऑप्शन नंबर 3 है। अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है लास्ट सिटी। ये आपके लिए नया है लेकिन इसको याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहाँ पे प्रबल क्षारीयता भी है यानी कि नमकीन भी है और वातावरण गर्म भी है और उस वातावरण में डेवलप करते हैं जीव। अगला देखिए, जीवमंडल तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निषेचन एवं बहिर्गमन की प्रक्रिया का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? कौन से चक्र के माध्यम से जैव मंडल में पदार्थों का निवेश भी होता है और बहिर्गमन भी होता है यानी कि चक्र चलता है? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है क्योंकि ये मैं कई बार करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल 2 ऑप्शन एक जैसा हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है या कहिए कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है। जैव रासायनिक चक्र, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था भू जैव रासायनिक चक्र, तब कंप्लीट हो जाता भू जैव रासायनिक चक्र, तो आपका सही हो जाता। भू रासायनिक नहीं है, भू जैव रासायनिक चक्र है। अगला देखिए, कौन सा कथन है जो सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं इसका। पहला कह रहा है जलोढ़ मैदान, डेल्टा, एस्कर और जलोढ़ शंकु तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। दूसरा कह रहा है पर्वत, पठार, भ्रंश तथा भूभ्रंश घाटी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तीसरा कह रहा है महाद्वीपीय प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। और तीसरा कह रहा है पुलिन, स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेमाइट प्रथम श्रेणी के अपरदनात्मक स्थल रूप हैं। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले। कौन सा है जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है। आपने उच्चावच पढ़ा होगा। उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो जो आपके महाद्वीप होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच होते हैं। महाद्वीप हो गए या जो महासागर हो गए ये आपके प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच होंगे। द्वितीयक श्रेणी में क्या आते हैं? जो इनके ऊपर पाए जाते हैं आकृतियाँ, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, भ्रंश हो गया, घाटी हो गया, ये द्वितीयक श्रेणी के होंगे जो महाद्वीपों और महासागरों पे पाए जाएंगे। इसके बाद तीसरी श्रेणी में कौन आएंगे? जो अपर्दन से और निक्षेप से बनेंगे। जो अपर्दन और निक्षेप से बनेंगे वो तृतीयक श्रेणी के उच्चावच कहलाएंगे। उस हिसाब से आपका चौथा सही नहीं है। महाद्वीप प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, भ्रंश, भूभ्रंश, घाटियाँ ये सब द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं, सही है। जलोढ़ मैदान हो गया, डेल्टा हो गया, एस्कर हो गया, जलोढ़ शंकु हो गया जो कि निक्षेप से बन रहे हैं, तृतीयक श्रेणी के हैं। और जो अपर्दन से बनेंगे वो भी तृतीयक के होंगे। यही गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि ये प्रथम के हैं। ये सब अपर्दनात्मक है जो कि आपकी मोस्टली सागरीय लहरों से बनते हैं। तो ये अपर्दनात्मक हो या निक्षेपात्मक हो तीसरे में आएंगे। महाद्वीप महासागर प्राथमिक में है। द्वितीयक में उन पे पाए जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। तृतीयक में उन सब के टूटने फूटने से, चाहे वो निक्षेपण से हो चाहे वो अपर्दन से बने, वो आपके क्या हो जाएंगे? तृतीयक श्रेणी के उच्चावच हो जाएंगे। तो अब आपको उच्चावच में समस्या नहीं होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है और मोस्टली बच्चों को पता रहता है। महासागर कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं, उनकी आकार के आधार पे क्रम भी छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं पता है। फिलहाल तो आप सभी को पता होगा 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीपों का क्रम आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। फिलहाल उत्तर बता दीजिए। पहला कह रहा है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, क्या ये क्रम सही है? दूसरा कह रहा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका, क्या ये क्रम सही है?
तीसरा कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप। क्या ये क्रम सत्य है? चौथा कह रहा है दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्या ये क्रम सही है? जिसका क्रम सही होगा वही आपको बताना है घटते क्रम में, बड़े से घटते क्रम में। तो आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा तो आपका एशिया महाद्वीप है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो पता होगा। दूसरे पे आपका अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका आ जाता है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है। और चौथे पे आपका दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। फोर्थ पे आपका मतलब 5 पे आपका क्या आ जाएगा? 5 पे आपका अंटार्कटिका आ जाता है, अंटार्कटिका। 6 पे आपका यूरोप हो जाता है, यूरोप। और आपका 7 पे हो जाता है ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एशिया तो सही है, अफ्रीका भी सही है, लेकिन यहाँ पे पहले उत्तरी अमेरिका होगा फिर दक्षिणी अमेरिका होगा, इसलिए गलत हो गया। ये तो सही बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका तो होगा और यूरोप के पहले आपका अंटार्कटिका होगा, यूरोप उसके बाद में होगा, इसलिए भी गलत हो गया। दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका को तो होगा, लेकिन उसके बाद आपका यूरोप होगा, फिर आपका मतलब ऑस्ट्रेलिया होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, आपका चौथा ऑप्शन जो है ये सही है। उम्मीद है आपको क्रम समझ में आ गया होगा। अगला देखिए बच्चा लोग, भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। भूकंप के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कौन से मतलब भाग में आपको मतलब बांटा गया है वो बताना है। पहला कह रहा है सियाल, सीमा तथा निफे। दूसरा कह रहा है क्रस्ट, मेंटल तथा कोर। तीसरा कह रहा है बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। और चौथा कह रहा है लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। संरचना के आधार पे, चट्टानों की संरचना के आधार पे, पदार्थों की संरचना के आधार पे और साथ ही भूकंप के आधार पे, हर आधार पे पृथ्वी को बांटा गया है और उसके आधार पे आपको बताना है कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है भूकंप के आधार पे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर ये सही हो जाएगा। आपका सियाल, सीमा, निफे ये इसमें पाए जाने वाले पदार्थों के आधार पे बांटा गया है। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। सीमा में जो है आपका सियाल में है आपका सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा में है आपका मैग्नीज और सिलिका और मैग्नीज, ठीक है। और आपका निफे में है निकिल और फेरियस तो या फेरम। तो इस हिसाब से आपका ये हो गया जो उसमें पदार्थ पाए जाते हैं। ये चट्टानों की कठोरता के आधार पे है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और ये तो आपका बाहरी, मध्यम और केंद्रीय, ये तो हम ऐसे भी कहते हैं। अगला देख लीजिए, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? आपको बताना है क्षारीय मृदा सुधार में कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो मिलाया जाता है वो है आपका फेल्सपार। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षारीय मृदा में सुधार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला फेल्सपार या पाइराइट। अच्छा मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसका उत्तर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। फेल्सपार या पाइराइट में से कौन सा है जो प्रयोग में लाया जाता है क्षारीय मृदा के सुधार के लिए? थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, इन्हीं दोनों में से कोई है और इसका मैं उत्तर आपको दे दूंगी। ऑप्शन नंबर आपका जो या तो 3 होगा या तो 4 सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। जीवमंडल में जैविक पट्टी उपमा किसे प्रदान की जाती है? जीवमंडल में जैविक पट्टी उपमा किसे प्रदान की जाती है? पौधों को, जंतुओं को, जीवों को या मृदा के पतले आवरण को? आपको बताना है जीवमंडल में जैविक पट्टी उपमा किसे प्रदान किया जाता है। जीवमंडल में जो जैविक पट्टी होती है इसकी उपमा किसे प्रदान किया जाता है? तो आप सभी को पता है कौन हो जाएगा? मृदा के पतले आवरण को ही जीवमंडल में जैविक आवरण पट्टी मानी जाती है। जैविक आवरण का पट्टी यही है आपका मृदा के पतले आवरण को सही करना है आपको। अगला देखिए, जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह का कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करता है? इनमें से कौन सा मंडल है जो जैविक समूह के सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को आश्रय देता है? जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करेगा? मृदा संघटक, वायु संघटक, जल संघटक या इनमें से कोई नहीं? इसमें हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो।
कन्फ्यूज़न होना लाजमी भी है। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं कि आपके जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करता है। तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है आपका मृदा संघटक। यहाँ पे देखिए स्थल नहीं दिया है, अगर स्थल होता तो फिर आपका गलत हो जाता, जल सही हो जाता, लेकिन संघटक कह रहा है, मृदा संघटक। यानी कि मृदा संघटक आपके जल में भी तो मिट्टी होती है, नीचे तली में, वहाँ पे भी तो मिट्टी का संगठन होता है, झील में भी होता है, तालाब में भी होता है, नदी में भी होता है, हर जगह होता है। यानी कि मृदा संघटक सबसे ज़्यादा जीवों को आश्रय देते हैं जल और वायु की अपेक्षा। तो इस हिसाब से मृदा कह रहा, अगर स्थल जल और वायु कहता, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल कहता तो आपका जल मंडल हो जाता, लेकिन यहाँ पे संघटक पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, मृदा संघटक। भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल का कौन सा परत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि आपका जो इन्वायरमेंट है इसमें हम लोग हर चीज़ की ऊपरी परत को देखते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, वायु हो या आपकी जल हो। तो आपका क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्षोभ मंडल ही आपके भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्षोभ मंडल। अगला देखिए, सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करेगा। आपके सामने देखिए ऑप्शन है, परावैंगनी से या दृश्य प्रकाश से या अवरक्त से या दीर्घ तरंगों से। आपको बताना इनमें से कौन से किरणों से सोलर जो आपका कुकर है वो ऊर्जा प्राप्त करेगा। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, मैंने पढ़ाया है, दृश्य भी पढ़ाया है, परावैंगनी भी पढ़ाया है और अवरक्त भी पढ़ाया है। तो दीर्घ तरंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये तो होगा नहीं, परावैंगनी किरणों से तो होता नहीं है। हाँ बच्चा दृश्य और अवरक्त, तो इसमें आपका हो जाएगा अवरक्त, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आपका क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों की ऊर्जा अवशोषित करता है। वे किरण कौन से हैं जिनसे सोलर कुकर ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो आपका अवरक्त किरणें हैं। सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। कौन सी प्रक्रिया है जो सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है या प्रकाश श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है या रासायनिक आपका संश्लेषण है। आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। आपके सामने है 4 ऑप्शन, श्वसन है, प्रकाश श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है या रसायन संश्लेषण है। कौन सी प्रक्रिया में सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण में ही सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न आयोग के पूछे हुए हैं, इसलिए आप सभी को इसका उत्तर मालूम होना चाहिए। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होगी। इनमें से कौन से कलर में प्रकाश का कौन सा कलर होगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होगा। नीला है, हरा है, लाल है और नारंगी है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। देखिए आयोग का पूछा हुआ है बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। लाल कलर के दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है और बैगनी कलर के दृश्य प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल में सबसे ज़्यादा, बैगनी में सबसे कम। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला देखिए, सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। सौरिक स्पेक्ट्रम में समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें या माइक्रोवेव। बताएंगे, सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व कौन सी किरणें करती हैं। और आपके लिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, तो याद रखिएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आपका दृश्य प्रकाश किरणें जो है ये सौरिक स्पेक्ट्रम के समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला देखिए, कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है। कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा को वायुमंडल हमारा अवशोषित कर लेता है। 35%, 14%, 49% या 34%। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, क्या है जो सही हो जाएगा। कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 14%
सौर ऊर्जा को वायुमंडल अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है 14%। अगला देखिए, वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। जो हमें वायुमंडल में गर्मी महसूस होती है उसका कितना प्रतिशत पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है उससे प्राप्त होता है। पहला करा 19%, दूसरा करा 23%, तीसरा करा 9% और चौथा करा 34%। कितना प्रतिशत हम पार्थिव ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं जो हमारे वायुमंडल में ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 23% ऊर्जा हमें पार्थिव ऊर्जा के रूप में वायुमंडल की गर्मी को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, लोहा है, एल्यूमिनियम है। मैंने कहा था जब भूपर्पटी पूछेगा तब उत्तर अलग हो जाएगा, जब होल पृथ्वी पूछेगा तो उत्तर बदल जाएगा। तो दोनों जगह ध्यान रखना है कि होल पृथ्वी को पूछ रहा है या भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट को पूछ रहा है। तो अगर क्रस्ट पूछता तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता, उसके बाद सिलिकॉन हो जाता, लेकिन होल पृथ्वी पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा लोहा हो जाता है। 35% लोहा पाया जाता है टोटल पृथ्वी में। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है। आपकी पृथ्वी पर 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला होता है आपका आग्नेय। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक शैल किसे कहते हैं, आग्नेय को। ये ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। दूसरा जो है वो आपका है अवसादी। अवसादी अवसादी इसको हम परतदार भी कहते हैं, परतदार भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो आपका आता है कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित जो अपना रूप बदल देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि अवसादी चट्टान कितना प्रतिशत टोटल पृथ्वी पे हैं। तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 1/3, आधा, 2/3, 1 या 3/4। तो आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग, कितना सही हो जाएगा आपके लिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित ही आपके लिए उत्तर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका 3/4। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। 3/4 जो हिस्सा है ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, यानी कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ये हिस्सा जो है वो कवर करता है। 3/4 याद रखिएगा। धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है, 3/4 आच्छादित है। अगला देखिए, अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा कहाँ पे चलती है, आपके लिए शानदार प्रश्न है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। आप सभी को पता होगा अगुलहास एक गर्म जलधारा है और ये जो चलती है ये चलता है आपका, मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका के पूर्वी तट पे चलता है, पूर्वी तट पे चलता है अगुलहास, यहाँ पे चलता है। और ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, आपका गर्म जलधारा है। और ये हिस्सा कौन से महासागर का है, हिंद महासागर का है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका के इधर हिंद महासागर है और इधर है अटलांटिक महासागर। तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अगुलहास और ये अफ्रीका के पूर्वी तट पे दक्षिण में चलता है, नीचे के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। पृथ्वी में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाएगी, ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में या प्रशांत महासागर में या वान झील में। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर लवणता कहाँ पाई जाती है। तो आपने ये क्वेश्चन कई बार आयोग के द्वारा पूछा हुआ देखा भी होगा और आपने खुद भी सॉल्व किया होगा कि सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो पाई जाती है आपके वान झील में, सेकंड नंबर पे पाई जाती है मृत सागर में और थर्ड नंबर पे पाई जाती है ग्रेट साल्ट लेक में। आपका जो वान झील है ये टर्की में है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपका मृत सागर है ये आपका जॉर्डन में है, ये क्वेश्चन भी आया है, ये जॉर्डन में है, जॉर्डन में है। और ग्रेट साल्ट ये यूएसए में है। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये भी आता है कि कहाँ पे है आपका वान झील, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक। अगर ऑप्शन में वान झील नहीं होगा तब आपका मृत सागर सही हो जाएगा, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आपका ग्रेट लेक सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे वान है तो वान आपका सही हो जाएगा।
आपके लगभग 33% यहाँ पे लवणता पाई जाती है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। फान आल्प्स में चलती है, सिमोम कुर्दिस्तान में चलता है, सेंटियाना कैलिफोर्निया में चलता है, जोंडा अर्जेंटीना में चलता है, और एक और ऑप्शन है पाँचवा कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सत्य नहीं। ये सब स्थानीय पौने हैं। मैंने आपको बताया था पौने 3 प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई, एक स्थानीय और एक समसामयिक। तो ये स्थानीय पौने हैं जो स्थानीय स्तर पर चलते हैं वर्ष में कुछ महीने। तो आपका जो सही है या जो सही नहीं है वो है, ऐसा कोई भी नहीं है जो सही ना हो। फान आल्प्स में चलता है, आल्प्स पर्वत आपको पता है यूरोप में स्विट्जरलैंड वगैरह में फैला है। सिमोम कुर्दिस्तान में चलता है, सेंटे आना कैलिफोर्निया में चलता है, जोंडा आपके अर्जेंटीना में चलता है। सभी सुमेलित हैं। और मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि जो लवण का मात्रा है उसको कम करने के लिए हम कौन सी चीज़ मिलाते हैं, तो याद रखेंगे बच्चा लोग पाइराइट मिलाते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन देखिए मैं आपको उत्तर बता दे रही हूँ। अब मुझे याद आ गया है, आपका पाइराइट होगा। आपका जो ऑप्शन है पाइराइट, ये था क्वेश्चन आपके लिए। और इसमें हमने बात किया था कि कौन सा है जो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका पाइराइट लाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 300% सही है, इसको याद रखिएगा। पाइराइट को मिलाते हैं क्षारीय मृदा में सुधार के लिए। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि क्षारीय मृदा में सुधार के लिए हम जिप्सम भी मिलाते हैं। जिप्सम आप याद रखिएगा, जिप्सम पाइराइट, ये दोनों चीज़ों का मिश्रण किया जाता है क्षारीयपन को कम करने के लिए। और अगर अम्ल है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा अम्ल है, अम्लीय मृदा है, तो अम्लीयता को कम करने के लिए हम लाइम यानी कि चूना मिलाते हैं। लाइम मिलाते हैं जिसको हम चूना कहते हैं। चूना या लाइम मिला के हम अम्लीयता को कम करते हैं। और पाइराइट और जिप्सम मिला के हम क्षारीयता को कम करते हैं। ये सारे आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं। उम्मीद है बच्चा लोग प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, और ढेर सारी नई चीज़ों को सीखेंगे, पुरानी चीज़ों का रिवीजन करेंगे, कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। खूब मेहनत कीजिए, खूब ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दीजिए। थैंक यू सो